नमस्कार दोस्तों, क्रैक हिंदी एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। विश्वनाथ त्रिपाठी की बुक पढ़ेंगे। जिसके पास बुक हो अपनी बुक खोल लें और जिसके पास नहीं हो उसको ध्यान से देखें। हम इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक कुछ पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं यहाँ से कि पंडित रामचंद्र शुक्ल ने प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति को विभिन्न कालखंडों के नामकरण का आधार माना था। इसी पद्धति पर उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल, उत्तर मध्यकाल को रीतकाल और आधुनिक काल को गद्यकाल कहा था। वीरगाथा और भक्ति को प्रधान प्रवृत्ति मानते समय उनके ध्यान में साहित्य का भाव पक्ष रहा होगा, जबकि रीत और गद्य रूपगत प्रवृत्तियां हैं। जहाँ तक आदिकाल का प्रश्न है, ग्रियर्सन ने इसे चारण काल कहा है। मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल, राहुल सांकृत्याय ने सिद्ध सामंत काल तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा गया है। इसका क्वेश्चन काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सिद्ध सामंत काल किसने कहा, चारण काल किसने कहा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, नामकरण और विभिन्न कालखंडों की काल विधियाँ इस प्रकार हैं। जैसे आदिकाल को वीरगाथा काल कहा गया। संवत 1050 से संवत 1375 तक इसका काल चला। पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल को कहा गया। इसका 1375 से संवत 1700 ईस्वी तक भक्तिकाल का समय रहा। उत्तर मध्यकाल को रीतकाल कहा गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर मध्यकाल को और कौन से काल के नाम से जाना जाता है, तो रीतकाल आप लोग ध्यान दीजिएगा। उत्तर मध्यकाल संवत 1700 से संवत 1900 तक चला और आधुनिक काल गद्यकाल संवत 1900 से आज तक चलता ही रहा। शुक्ल जी का काल विभाजन तो प्रायः सर्वमान है, किंतु परवर्ती इतिहासकारों ने आदिकाल और रीतिकाल के नामकरण और प्रधान प्रवृत्ति के विषय में शुक्ल जी से गंभीर मतभेद प्रकट किया, जिसकी चर्चा हम करेंगे। यद्यपि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ 1000 ईस्वी के आसपास से माना जाता है, कि हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रारंभिक काल को ठीक से समझने के लिए हमें कुछ पहले की साहित्यिक गतिविधियों का परिचय प्राप्त कर लेना चाहिए। पहले कहा जा चुका है कि इस काल में रचित अनेक अपभ्रंश रचनाओं और नाथ सिद्धों की भाषा को पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहा है। अब देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ से उठ जाता है कि पुरानी हिंदी किसने कहा, तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहा। वस्तुतः पुरानी हिंदी से उनका तात्पर्य परिनिष्ठित अपभ्रंश से विकसित या अपभ्रंशोत्तर भाषा से है। सिद्धो नाथो जैन मुनियों के दोहे, पद, संदेश रासक, उक्त व्यक्ति प्रकरण, राउल वेल, प्राकृतिक पैंगलम के अनेक छंद, हेमचंद के छंद, हेमचंद के प्राकृतिक व्याकरण में संकलित अनेक दोहे पुरानी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकाल को अपभ्रंश काव्य और देश भाषा काव्य में विभाजित किया है और देश भाषा काव्य को वीरगाथा काव्य कहा गया है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि देश भाषा काव्य को और किस नाम से जाना जाता है, तो वीरगाथा काव्य के नाम से जाना जाता है। इस वीरगाथा काव्य को पुरानी हिंदी के ही अंतर्गत मानना चाहिए। पुरानी हिंदी में अपभ्रंश और हिंदी की भाषाई एवं साहित्यिक प्रवृत्तियाँ घुली मिली हैं, इसलिए आदिकाल को अपभ्रंश और हिंदी का संधिकाल भी कहा जाता है। हिंदी भाषा और साहित्य का स्वरूप वस्तुतः भक्तिकाल में सामने आता है। ये हो गया आपका यहाँ से इम्पॉर्टेंट चीज़ें। अब हम शुरू करते हैं आपका आदिकाल अध्याय 1 से शुरू करते हैं। 1000 से 1400 इसमें दिया गया है विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी के बुक में। शुरू करते हैं सामाजिक स्थिति। पहले इसमें देखते हैं आदिकाल की सामाजिक स्थिति, इसकी विशेषताएं, काफ़ी बार प्रवृत्तियां ये सब पूछी जाती हैं आदिकाल की, तो पढ़ते हैं। आदिकाल विविध और परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का काल है। हर्षवर्धन के बाद किसी ने केंद्रीय सत्ता स्थापित नहीं की। युद्ध या बाहरी हमलों का कोई प्रभाव जनता पर नहीं पड़ता था। कब नहीं पड़ता था? आदिकाल में की जो सामाजिक स्थिति है उसके बारे में बताया जा रहा है। भूमि और नारी का हरण राजाओं पर लिखे गए काव्यों के सामान्य विषय हैं। सामंतवादी व्यवस्था में भूमि संपत्ति का स्रोत होती है। रक्त या वंश की शुद्धता और उच्चता में नारी की भूमिका निर्णायक होती है। अर्थव्यवस्था की बात छोड़ दे तो कहा जा सकता है कि सामान्य जनता के दैनंदिन जीवन पर राज्य की अपेक्षा धार्मिक मतों पर अधिक प्रभाव था। इस काल में संस्कृत प्राकृतिक अपभ्रंश में भी रचनाएं हो रही थी और साथ ही साथ अपभ्रंश के केंचुल को छोड़ती हुई हिंदी भी अपना रूप ग्रहण कर रही थी।
इस काल में आवागमन के साधन आज जैसे विकसित नहीं थे। इसका परिणाम यह दिखलाई पड़ता था कि इस विशाल क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर रची हुई कृतियों से भाषागत विभिन्नता अर्थात क्षेत्रीयता का रंग अधिक है। इसलिए आदिकाल को हिंदी साहित्य अनेक बोलियों का साहित्य प्रतीत होता है। वस्तुतः यह काल अनेक दृष्टियों से संधिकाल है। धार्मिक दृष्टि से इस काल में अनेक ज्ञात अज्ञात साधनाएं प्रचलित थीं। सिद्ध, जैन, नाथ आदि मतों का इस काल में व्यापक प्रचार किया गया। इनका साहित्य भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अब इसमें से विशेषताएं क्या पूछ लेता है, जैसे कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो आदिकाल विविध परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का काल है। भूमि और नारी का हर राजाओं पर लिखे गए काव्यों के समान विषय हैं। सामंतवादी व्यवस्था में भूमि संपत्ति का स्रोत है। ये सब आदिकाल की विशेषता हैं। इस काल में आवागमन के साधन विकसित नहीं थे। ये सब आदिकाल की विशेषताएं हैं जो कई बार पूछा जाता है। देखते हैं, धार्मिक साधना के रूप में वैष्णव मत का प्रचार सामान्य जनता में कम नहीं रहा होगा, किंतु इस काल में वैष्णव मतावलंबी साहित्य अपेक्षाकृत कम मिलता है। इस्लाम का प्रवेश हो चुका था, किंतु उसका प्रभाव साहित्य पर आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो में ही दिखाई पड़ता है। आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि कौन है? अमीर खुसरो। संदेश राचक का रचयिता अद्दमाड़, जिसको अब्दुल रहमान भी कहा जाता है, अपने नाम से इस्लाम धर्मावलंबी ज्ञात है, किंतु इसकी रचना पर इस्लाम का प्रभाव नहीं के बराबर है। ये तो आदिकाल की विशेषताएं हो गई। अब आदिकाल में कौन कौन से कवि हैं? सिद्ध हैं, नाथ हैं, जैन मतावलंबी हैं। अब इसमें से हम सिद्ध कवि के बारे में देखते हैं कि बौद्ध धर्म कालांतर में तंत्र मंत्र की साधना में बदल गया था। व्रजयान इसी प्रकार की साधना था। महापंडित राहुल सांकृत्यायन के अनुसार बौद्ध धर्म अपने हीनयान और महायान के विकास को चरम सीमा तक पहुंचाकर अब एक नई दिशा लेने की तैयारी कर रहा था। सिद्ध कवि में हीनयान और महायान थे। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार बौद्ध धर्म अपने हीनयान और महायान के विकास को जो था उसको चरम सीमा तक पहुंचाकर एक नई दिशा के लेने की तैयारी कर रहा था। सिद्धों का संबंध इस ब्रजयान से था। उसकी संख्या 84 बताई गई है। सिद्ध सरहप्पा 8वीं शताब्दी सहज जीवन पर बहुत अधिक बल देते थे। इन्हें ही सहजयान का प्रवर्तक माना जाता है। सहजयान का प्रवर्तक किसे माना जाता था? सरहप्पा को माना जाता था। सिद्धों की संख्या कितनी थी? 84 थी। इम्पॉर्टेंट है ये। सिद्धों ने नैरात्म्य भावना, काया योग, सहज शून्य तथा समाधि की भिन्न भिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया है। इन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया है। इन्होंने संध्या भाषा शैली में रचनाएं की हैं। संध्या भाषा वस्तुतः अंतसंधानात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा है। इसलिए प्रतीकार्थ खुलने पर ही यह समझ में आती है। इस भाषा शैली का उपयोग नाथों ने भी किया है। कबीर आदि निर्गुण संतों की इस भाषा शैली को उलटवासी कहा जाता है। कौन सी भाषा को उलटवासी कहा जाता है? संध्या भाषा को। मध्य देश के पूर्वी भाग में ही सिद्धों के होने का पता चलता है। इनकी भाषा में भी उन्हीं क्षेत्रों के तत्कालीन रूप मिलते हैं। ये आपके सिद्ध कवि का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो इस बुक में बहुत जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वही दिया गया है। बाकी हिंदी साहित्य का इतिहास आप पढ़ेंगे तो सिद्ध कवि के बारे में पूरा विस्तार से बताया गया है, लेकिन जो आपके परीक्षाओं में आने वाले हैं वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही रहते हैं। नाथ कवि, नाथों का समय थोड़ा बाद का है। 84 सिद्धों की जो सूची मिलती है उसमें कई नाम नाथों के भी हैं। व्रजयानी सिद्धों के साथ नाथों का संबंध था। नाथ पंथ में गोरखनाथ शिव के रूप में माने जाते थे, अतः इसका शैव होना अस्पष्ट है। गोरखनाथ ने पतंजलि के योग को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया और ब्रह्मचर्य, वाक संयम, शारीरिक मानसिक शुचिता तथा मदमांस के त्याग का आग्रह किया। ब्राह्मणों के कर्मकांड एवं वर्णाश्रम व्यवस्था पर उन्होंने भी तीव्र प्रहार किया। किसमें? नाथ कवि ने किया है, जिसमें गोरखनाथ को शिव के रूप में माना जाता था। उनका सिद्धांत था, किसका सिद्धांत था? गोरखनाथ का। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, अर्थात जो शरीर में है वही ब्रह्मांड है। ईड़ा पिंगला नाद बिंदु की साधना, षट चक्र भेदन, शून्य चक्र में कुंडलिनी का प्रयोग आदि नाथों की अंत साधना के मुख्य अंग हैं। संध्या भाषा या उलटवासियों की शैली का प्रयोग इन्होंने भी किया, मतलब सिद्ध ने भी किया और गोरखनाथ ने भी किया।
नाथों का निवास स्थान मध्य देश का पश्चिमोत्तर भाग बताया जाता है। परंपरा से प्रसिद्ध है कि गोरखनाथ मत्स्येन नाथ या मच्छर नाथ के शिष्य थे। पूछा जाता है